is Afaf from Road to Defense और आज यानी कि 14 नवंबर 2021 को हुआ था एनडीए का दूसरा पेपर 2021 का और हम आज डिस्कस करेंगे उसी एनडीए के पेपर के बारे में, पेपर 2 के बारे में बेसिकली, जो कि जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे या बेसिकली आंसर्स देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे हमारे साइंस पोर्शन का। साइंस पोर्शन में आज हम कवर करेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों चीज़ें। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन आया था विच इज क्वेश्चन नंबर 60। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी। सो उसमें हो क्या रहा था बेसिकली कि बिकॉज हमने एक बहुत ही हैवी जो है चीज़ हमने बहुत हैवी चीज़ यूज़ की थी, हमने अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया था, तो उसको वो रिबाउंड हो जा रहा था। तो उससे ये पता चल रहा था कि हाँ बीच में कोई बहुत हैवी चीज़ होगी जिसका मास होगा, इसी वजह से वो रिबाउंड कर जा रहा है। वो हैवी चीज़ क्या थी? हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस था, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। सो बेसिकली आंसर है सी, एटॉमिक न्यूक्लियस। 61 व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यानी कि एम शेल की कैपेसिटी पूछ रहा है, तो वो होगी 18। कैसे होगी? बिकॉज हमारे पास के, एल, एम, एन एंड सो ऑन ऐसे शेल होते हैं। के में 2 आता है, एल में फिर आता है 8, उसके बाद 18, फिर 32, तो एम में कितना आया? 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। क्लोरीन अकर्स इन two isotropic form of masses 35U and 37U in ratio of 3:1 respectively. What is average atomic mass of chlorine atom? Now इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है कि हम जो पहला मास है मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज प्लस दूसरा मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल 100, जो कि टोटल क्या होगा? 100 हो गया। लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया है तो उसका क्या होता है? उसका होता है कि पहले का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका रेशियो प्लस दूसरे का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, जो कि क्या हुआ? 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35.5U। ठीक है, ऑल राइट। Question number 63 is which one of the following elements isotope is used in treatment of cancer? अगेन ये हमारा नोट्स का क्वेश्चन है, ये भी हमारा नोट्स का क्वेश्चन है और ये भी हमारा नोट्स का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 63 अगर किसी ने नोट्स पढ़ा होगा तो वो ऐसे ही बता देगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कोबाल्ट। Question number 64. To protect iron and steel from rusting, a thin layer of which metal is applied? Again ये नोट्स का क्वेश्चन है। तो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को और प्रोसेस क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हमारा 81 से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का पोर्शन। 81 क्वेश्चन नंबर ये था कि पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। अगेन ये हमारे नोट्स का भी क्वेश्चन है, साथ में मैंने खुद वन शॉट में कराया है ये क्वेश्चन। सो पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम जानते हैं कि कितना होता है? 10। हाउएवर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मान लो किसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं भी याद रहा, वो अपना अगर हल्का सा भी उसके पास सेंस, कॉमन सेंस है, तो वो कैसे कर सकता है? देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर उसको काम याद है, काम क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? इट इज़ एन एंटासिड। हमें जब भी एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं ताकि हमारी एसिडिटी कम हो जाए। ठीक है, मतलब हमें एसिडिटी खत्म हो जाए हमारी। और ये क्या होता है? एक माइल्ड बेस होता है। हमें कुछ भी रेमेडी लेना है तो हम माइल्ड ही लेंगे। अगर हम बहुत मतलब ज़्यादा वाला बेसिक कुछ लेंगे तो वो तो हमें जला ही देगा ना, तो हम माइल्ड ही लेंगे। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है? माइल्ड बेसिक है ना। बेस अगर है तो 7 से 14 उसकी रेंज होगी, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 पे न्यूट्रल आता है। बचे 2 ऑप्शन, 10 और 14। 14 में 14 इज लाइक NaOH, KOH, इन सब का पीएच मतलब बहुत 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 ज़्यादा बेसिक, जो कि हमें जला देगा। तो ऑब्वियसली फिर ये भी नहीं होगा, 10 ही बचा, 10 ही बचा। हमारा ऑप्शन ही ऐसा था कि जो हमारे हक में चला जाए। ओके, नाउ 82 क्वेश्चन नंबर। Which one of the following compound is used in black and white photography? Black and white photography में AGBR यूज होता है, so that is the answer. 83. What is the number of water molecules present in FeSO4 crystal? In one FeSO4, FeSO4 लिखा था, हाँ, in a FeSO4 क्रिस्टल, यानी एक FeSO4 के क्रिस्टल में कितना होगा वाटर मॉलिक्यूल?
तो वो होता है कितना 7। FeSO4 का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल वाला क्रिस्टल वाला, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। 84 व्हाट कलर ऑफ PPT इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर इज योर CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ लिख दूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो हमें देता है CaCO3 जो कि एक वाइट PPT होता है, प्लस वाटर देता है ऑब्वियसली। तो ये CaCO3 ही तुम्हारा वाइट PPT होता है, तो आंसर क्या है वाइट। 85th क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे दो ही हैं भाई साहब, एक होता है मर्क्यूरी और दूसरा ब्रोमीन, तो यही तुम्हारे दो एलिमेंट्स हैं। 86 which one of the following method is performed to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene। anthracene को salt और anthracene के मिक्सचर से निकालने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? सब्लिमेशन। एंथ्रासीन क्या करता है? सब्लिमेशन करता है। हम इसको सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, जो भी फ्लास्क रहेगा, कॉनिकल फ्लास्क रहेगा, उसके टिप पे जाके कलेक्ट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे ही रह जाता है, फिर उसका जो ऊपर वो लग जाता है वही एंथ्रासीन रहता है, तो हम निकाल लेते हैं उसको। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। Question number 122, which one of the following is not isoelectronic with F minus। isoelectronic मतलब जितना F minus के पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके पास भी होगा, तो मतलब दो स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो F माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? F के पास फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे माइनस चार्ज आ गया मतलब एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है। नहीं बोला गया है, नहीं, नॉट। ऑलराइट, सो ए में ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल 10 हो गए, इसके पास तो है। Na के पास होते हैं 11, लेकिन एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे तो 10 हो गए। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होते हैं, बचा नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली वही होगा, लेकिन नाइट्रोजन पे देख लेते हैं। नाइट्रोजन पे होते हैं 7, नाइट्रोजन एटम पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक नेगेटिव है तो टोटल हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें चाहिए होते हैं 10, तो डी ऑप्शन है। 123 टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। ओके, मिथेनॉल होता है CH3OH। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CHHHOH। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। 124 which one of the following is a chemical formula of POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। 65 क्वेश्चन में मिस कर गई थी, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया है कि सिनेबर इज एन ओर ऑफ विच मेटल। सो वेल इट इज ऑफ मर्क्यूरी, जो कि क्लास 10th का अगेन पढ़ा हुआ है। नाउ अब बात करने की केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस। 15 क्वेश्चंस आए थे टोटल केमिस्ट्री से, एंड इफ आई हैव टू रेट तो आई से कि नहीं, इट वाज नॉट हार्ड, इट वाज नॉट इवन मॉडरेट, इट वाज इजी। आई वोंट से इट इज़ वेरी इजी, बट हाँ इट वाज इजी। आप कुछ नहीं तो आसानी से 15 में 12-13 क्वेश्चंस तो आसानी से कर सकते हो। लाइक 2-3 होंगे जो कि हाँ यार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगी, लेकिन बाकी आप आसानी से कर सकते हो। सो इट वाज इजी, केमिस्ट्री का पेपर इट वाज इजी अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, ना अब बात करते हैं कि हमारे नोट से कितने फंसे हैं। सो वेल आई थिंक कि देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, आई मीन कि क्या क्या नहीं है। सो अगेन ऐसे कि अगर 15 आए हैं तो उसमें से 10-11 हमारे नोट से फंस गए हैं, सो विच इज़ नाइस। तो ये था हमारा केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। अब बात करते हैं फिजिक्स के पोर्शन की। तो पहला क्वेश्चन था कि बायंसी इज अ और एन। पहला ऑप्शन अपवर्ड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड प्रेशर, तीसरा डाउनवर्ड फोर्स, चौथा अपवर्ड फोर्स। पहली चीज़, बायंसी कोई प्रेशर नहीं होता है, बायंसी एक फोर्स होता है। सो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, और वो ऊपर लगता है, सो इट इज अपवर्ड फोर्स। 55 वेट एंड मास आर डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, ठीक है। विच वन इज ट्रू? अगर वेट और मास जो है दोनों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डिफाइन होते हैं तो इनमें से कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए, वेट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मास इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑप्शन सी, मास इज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑप्शन डी, वेट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट।
अब भले ही किसी को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं आता है, सबको ये पता है कि यार वेट कभी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब यूनिवर्स में चाहे जहाँ भी रहो वेट उतना ही रहेगा, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सेलरेशन, जितना फोर्स लग रहा है। मून पे तुम्हारा वेट कुछ और रहेगा, अर्थ पे कुछ और रहेगा, तो ऑप्शन डी तो पहले ही कट गया ना। तो वेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होता है यार। मतलब देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है तुम्हारा मास। सो मास इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 56 विच इज कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर्स। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको जो फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स के उसे अप्लाई करना है तो आप किस कंडीशन में, किस केस में कर सकते हो। मैं ढूंढूं जरा ऑप्शन यहाँ पे। ओके, सो द ऑप्शंस वर गिवन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड ऑप्शन डी इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर तुम्हारा है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि तुम्हारा लीनियर मोमेंटम, एनर्जी और चार्ज तीनों को कंजर्व होना होगा अगर तुम्हें फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर, मतलब मोशन फिजिक्स के लॉज, फंडामेंटल लॉज लगाने हैं कहीं पे। तो फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 57 विच इज कि वर्क इज सेट टू बी डन 1 जूल व्हेन फोर्स ऑफ, मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारा 1 जूल का वर्क डन कब होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इंडिविजुअली हम सबका निकालेंगे। ध्यान दो, कुछ ऑप्शन में से यहाँ पे सेंटीमीटर है, कुछ में मीटर है, तो मीटर वालों को तो वैसे ही रहने देंगे और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए देखो 0.25 सेंटीमीटर इज 1/4 मीटर, तो 4 न्यूटन। हम बेसिकली देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले में 4 है इंटू 0.25 विच इज 1, तो हमारा यही तो ऑप्शन आ गया। ओ माय गॉड, पहला ही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, तो इसी पे हम टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 58, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन ए अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा मोशन की तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ऑप्शन बी अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ऑप्शन सी अ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मोमेंटम में चेंज होगा। ऑप्शन डी अ कांस्टेंट मोमेंटम ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो, अगर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो स्पीड तो एक मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो ऐसा कुछ डायरेक्शन का है ही नहीं। लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है अगर आपका डायरेक्शन चेंज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ motion. Question number 59, 3 equal resistance are connected in parallel in a closed circuit. The total resistance of circuit becomes, मतलब ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर मान लो कि 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की वैल्यू R है, ठीक है, और पैरेलली वो एक सर्किट में कनेक्टेड है, तो ये बोल रहा है कि अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ऑप्शन दिया है कि 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी कि R/3 होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर R/2 होगा, या फिर R ही रहेगा, या फिर ऑप्शन 3 था कि 3R हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है कि अगर मान लो कि इक्वल रेजिस्टर्स हैं और पैरेलली कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टर्स मतलब, तो बेसिकली यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा R/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही ऑप्शन है। ओके, और इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 66, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विथ magnetic field of lines in anti-clockwise direction, then direction of current is determined by, मतलब कुछ ऐसा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई,
और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज इज लाइक दिस, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रही है. ओके ऐसे, छी काफी गंदा, अरे बन जा, ऐसे जा रही हैं. ठीक है, तो हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिटरमाइन होगा. ऑप्शन ए राइट हैंड थंब रूल, द राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑप्शन बी द लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी द downward direction. Option C the right hand thumb rule and it would be the upward direction. Option D the left hand thumb rule and it would be the upward direction. ओके सो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी विच इज द राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब देखते हैं कैसे. देखो हमें इतना पता है कि यार हमें अगर मान लो कि निकालना है करंट की डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे. बेसिकली जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन का, तो उसी में हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे. इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे. जहाँ पे भी हमारा थंब दिखाएगा वही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी करंट की. ऊपर थंब दिखा रहा है तो फिर क्या होगा, ऊपर ही आंसर आएगा. सो विच इज ऑप्शन नंबर सी, जो मैं यहाँ लिख दूँ. ऑलराइट वेल, अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 67 विच इज डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज. तुम्हारे ऑप्शंस दिए गए थे तुम्हें, मोटर, जनरेटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर. तो पूछा है कि प्रोड्यूस कौन करता है इलेक्ट्रिक करंट. सी. अब देखो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे भी चला गया. वाई, बिकॉज एमीटर का क्या काम होता है, मेजर करना करंट को. गैल्वेनोमीटर खाली ये बताता है कि करंट होता है या नहीं होता है. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से आया. हमें पता है कि मोटर का क्या काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. जनरेटर ऑप्शन बी, ऐसे एलिमिनेट करके भी देख सकते थे. वैसे खैर ऑप्शन बी जिसे डायरेक्टली पता है वो अच्छी बात है. Question number 68. Myopia is defect in human vision where an image of option number A nearby object is focused beyond retina, nearby object is focused before retina, distant object is focused before retina, distant object is focused beyond retina. Myopia क्या था तुम्हारा, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी तुम्हें पास की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है. तो पहले के दो ऑप्शन कट गए ऐसे, क्योंकि नियरबाई ऑब्जेक्ट से कोई दिक्कत ही नहीं, वो हमें आराम से दिख रहा है. दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिक्कत करता है. तो अब क्या होता है कि ये जो दूर का ऑब्जेक्ट है ये हमारा रेटिना के पहले ही हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कहीं से सन से लेट से हमें आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये हमारे रेटिना के कहीं पहले ही, लेट से दिस इज रेटिना, काफ़ी गंदा रेटिना, तो ये कहीं रेटिना के पहले ही कन्वर्ज होके बन जाएगा यहाँ पे, और रेटिना कहीं यहीं रहेगा. ठीक है, तो ये कहीं पहले ही बन जा रहा है, इसलिए हमें मायोपिया हो जाता है. सो इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ 69. टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमेना ऑफ, ये सबको पता है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लेट्स सी ऑप्शन में क्या दिया है. हमें ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 69, ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स. ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए. B refraction of light by the colloidal particles. C dispersion of light by dust particles. D refraction of light by dust particles. नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है. स्कैटर हो जाता है, मतलब लाइट कोलॉइडल पार्टिकल्स पे पड़ती है, फिर वो स्कैटर हो जाती है, इसी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज प्राइमरीली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए ना हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखते हैं. ना ऑप्शन 70 का ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, तो यही हमारा आंसर है. ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी पोलराइजेशन, ऑप्शन डी डिस्पर्शन, तो ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 112. लेट मी स्क्रॉल डाउन. क्वेश्चन नंबर 112. पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज. बोल रहा है कि अगर कोई फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर की तो पावर बताओ. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का उल्टा. अब देखो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/4. 1/1/4 कितना आया, 4 डायोप्टर्स. डायोप्टर होती है पावर की यूनिट. सो देखते हैं, +4 डायोप्टर. ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा +4 डायोप्टर. ऑप्शन ए था 2.5
डायोप्टर ऑप्शन बी था +3 डायोप्टर, ऑप्शन सी था +4 डायोप्टर, ऑप्शन डी था +5 डायोप्टर। अब देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, जो कि है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर में बी f। फोकल लेंथ ऑफ मिरर f may be applied to a plane mirror when, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो हम स्फेरिकल मिरर के लिए कंडीशंस यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f, ये सारी चीजें हम प्लेन मिरर पे कब अप्लाई कर सकते हैं। देखो प्लेन मिरर का बेसिकली स्फेरिकल मिरर से क्या होता है कि प्लेन मिरर में ऐसा माना जाता है कि इसका फोकस इन्फिनिटी पे है। तो अगर इसका फोकस इन्फिनिटी पे है, एक स्फेरिकल मिरर जिसका फोकस इन्फिनिटी पे है, वही क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। तो अब देखते हैं ये कंडीशंस हम तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखते हैं ये वाली कंडीशन है कि नहीं। ऑप्शन ए फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, खुल जा भाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए फोकल लेंथ हमारी इन्फिनिटी पे होगी, तो यही है। ऑप्शन बी था फोकल लेंथ गोज टू 0, सी इमेज डिस्टेंस गोज टू 0, ऑप्शन डी इमेज डिस्टेंस गोज टू इन्फिनिटी। Question number 117, nuclear energy is generated by option number A, nuclear fission and its expression was proposed by Einstein. Option B, nuclear fission and its expression was proposed by Rutherford. Option C, nuclear fusion and its expression was proposed by Bohr. Option D, nuclear fusion and its expression was proposed by Heisenberg. ओके सो वेल फिजन फ्यूजन दोनों से होता है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन प्रपोज किया था आइंस्टाइन ने, तो हम डालेंगे ऑप्शन नंबर ए। 118, रिवर्बरेशन इज अ फिनोमिना एसोसिएटेड विथ अ। रिवर्बरेशन एक फिनोमिना होता है जो कि एसोसिएटेड होता है, ऑप्शन ए मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो क्या होता है रिवर्बरेशन में, अगर हम वॉइस बेसिकली इट्स लाइक इको रिवर्बरेशन हम साथ साथ पढ़ते हैं, रिमेम्बर क्लास 8 में पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तब रिवर्बरेशन होता है, सो इट विल बी ऑप्शन बी विच इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 119, which among the following, among की स्पेलिंग छीछी है, among the following is true। अब क्या है ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर ए, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ ट्रांसफर वेव। साउंड कब से वैक्यूम में ट्रेवल करने लगा? साउंड नीड्स अ मीडियम, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता जो कि साउंड को ट्रेवल करा सके, तो ऑप्शन नंबर ए से ही कट गया। ऑप्शन बी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलो पहला पार्ट इसने सही बोला है, दूसरा बोला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। सो वेल हम 119 का ऑप्शन तब बी हो गया, बिकॉज है, हाँ ठीक है, इसको वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकते क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और साउंड क्या होती है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, छी वही बात। फिर डी, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, में ट्रांसवर्स नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। Question 120, a tennis ball is thrown in vertical upward direction and the ball at maximum क्या है? And the ball attains a maximum height. Attains word मैंने खा लिया है, nice. The ball attains a maximum height of 20 meter. एक टेनिस बॉल को मैंने ऊपर फेंका और उसकी मैक्सिमम हाइट यानी कि तब वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, तो वो क्या है? मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी? 20 मीटर। द बॉल वॉज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है हमें उसका, जब बोले मैक्सिमम हाइट तो इट इज ऑब्वियस कि उस टाइम वेलोसिटी 0 है, तो हमें उसका फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है और मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है। तो क्या मुझे एक कोई ऐसी इक्वेशन पता है जिसमें v u s और साथ में, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो उसका एक्सेलरेशन -g है, मुझे क्या कोई एक ऐसी इक्वेशन पता है जिसमें कि v u s और g से या a से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी? हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs। v तुम्हारा 0 है, u तुम्हारा है वो पता करना है वेल, और -2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 रखेंगे यहाँ पे,
और s की वैल्यू है 20, जिससे हमें मिल जाएगा u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। ऑल राइट, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा डाला तो लाइफ जिंदा डाला। 121. An object of mass 2000 gram possesses 100 joule kinetic energy। के मतलब kinetic energy। The speed of object at that point, या फिर is, क्या लिखा हुआ है वैसे, स्पीड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड पूछा है क्या होगी। तो बेसिकली मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी पूछी है, क्या ये फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। हाउएवर नोट दिस कि मास तुम्हारा हम केजी में रखते हैं, बिकॉज मास की ऐसा मतलब मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स होती है। तो यहाँ पे ग्राम में है तो हम कन्वर्ट करेंगे। नाउ 100 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, 100 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ 2, विच इज 2 kg। 2 इंटू v², 2 से 2 घटा v² मतलब 10, v की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, v² 100, v की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है, विच इज योर ऑप्शन नंबर, कुछ भाई ऑप्शन नंबर ए। ओके, और 120 में था ऑप्शन नंबर डी। कहाँ लिखूं, बहुत गंदा कर दिया मैंने, छी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, अभी और भी बचे हैं कराने को, करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 125, क्या मेरी एनर्जी कम लग रही है? एनीवेज, क्वेश्चन 125 गला फंस गया। क्वेश्चन नंबर 125, द यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज दैट ऑफ। थ्रस्ट की होती है जो कि फोर्स की होती है, और इम्पल्स की होती है जो कि मोमेंटम की होती है। सो थ्रस्ट की हुई तुम्हारी क्या, न्यूटन, और इम्पल्स की क्या हुई, न्यूटन इंटू सेकेंड। यही रेशियो, न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, यही पूछ रहा है। तो ये क्या हुआ 1/s। सो ना 1/s 1/सेकेंड किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। तो यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की है। देखिए इसका ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन क्वेश्चन 125 राइट, यहाँ रहा, ठीक है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, आया है पहले ही ऑप्शन है, वाह नाइस। 126 यार, मुझे ये बताओ, यहाँ मुझे कायदे का रिफ्रैक्शन नहीं दिख रहा। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सब में नॉर्मल बनाएंगे, सरफेस से नॉर्मल बना देंगे, सब सरफेस से नॉर्मल बना देंगे, सरफेस से नॉर्मल बना देंगे, ठीक है। ये एयर है, ये प्रिज्म है, जो ट्रायंगुलर सा है ये प्रिज्म है, ठीक है। और उसके बाद फिर एयर है, रेयरर से डेंसर जा रही है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्या ये कर रही है, जी हाँ ये कर रही है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बनाएंगे हम दूसरा नॉर्मल, ओके। और देखेंगे कि फिर ये डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे करेगी, क्या कर रही है, हाँ ये कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हुआ। इसमें देखो, इसमें वैसे ही जा रही है, इसमें भी वैसे जा रही है, इसमें यहाँ से तो बेंड कर रही है लेकिन यहाँ पे वैसे ही जा रही है, बेंडिंग नहीं हो रही है। सो हम ऐसे भी देख सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए। 127, when a light beam falls on a triangular glass prism, a band of colors is obtained. Which statement is correct? Now, statement क्या क्या है? Statement है ऑप्शन ए। वेल, अभी तक क्या बोला इसने ये बोला कि जब हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है उस पे ऐसे रे डाल रहे हैं तो बैंड्स बनते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ रेनबो, जैसे रेनबो में जो कलर का स्कीम रहता है वही इसमें भी रहता है, ठीक है। बैंड्स बनते हैं ढेर सारे। सो वेल, हाँ बैंड्स बनते हैं, छी काफ़ी गंदा बनाया मैंने। तो वेल इट्स लाइक अ रेनबो की तरह बनता है। सबसे ऊपर सबसे कम बेंडिंग होती है रेड की, सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है वायलेट की। तो पहला ऑप्शन है कि रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट, छी गंदी बात, ये सब नहीं। बी, रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट। फिर आगे का देखो ही मत, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग में गंदी बात कर दी। सी, वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, हाँ सही है, वायलेट लाइट जो है सबसे ज़्यादा बेंड करती है। अब रीज़न क्या होता है वायलेट लाइट की बेंडिंग का, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोलना बोलो, सब ज़्यादा होता है। वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट। सही बात है, यही तो बात है कि ग्लास के लिए जो वायलेट लाइट का है वो सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही तुम्हारा सही ऑप्शन है। 128,
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेन ऑफ अ प्लेन मिरर इज, नींद आ रही है मुझे, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाती है, बेसिकली सवाल ये है कैसी बनाती है भाई साहब। इरेक्ट बनाती है, अगर मैं सामने खड़ी हूँ तो मैं सीधी सीधी मुझे दिखूंगी, तो ऑब्वियसली इरेक्ट बनाती है। दूसरा क्या फिर उसके बाद में वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, सॉरी वर्चुअल है या फिर इमेजिनरी है। तो भाई साहब वर्चुअल है या फिर रियल है, वर्चुअल है या फिर रियल है, नींद, ओहो, वर्चुअल है या फिर रियल है। तो क्या वहाँ पे मिरर में, यहाँ पे अगर मैं हूँ, क्या जो लाइट मैं पास कर रही हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट पास कर रहा है, क्या ये एक्चुअल मीट करती है? नहीं, ये मिरर पे कहीं पीछे जाके वर्चुअली मीट करती है, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। और उसके बाद सेम साइज़ का बनाता है, जितनी इसकी साइज़ उतनी, मतलब जब जितनी मैं, अगर मान लो मैं 5 फीट की हूँ तो 5 फीट की ही दिखूंगी मिरर में भी, तो सेम साइज़ की होनी चाहिए। देखते हैं ये कहाँ है। ऑप्शन ए इरेक्ट, रियल एंड लार्जर, नहीं नहीं, गंदी बात, छी, पहली चीज़ इरेक्ट तो होता है लेकिन वर्चुअल होता है, तो हटा दो। बी इरेक्ट सही है, वर्चुअल सही है, सेम साइज मिल गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इन्वर्टेड, छी, डी फिर इन्वर्टेड, ना। 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी स्प्रिंग फोर्स। आंसर इज ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स। ये कंजर्वेटिव नहीं होता, बाकी सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। 130 नेगेटिव, माइनस वी ए मतलब नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन अप्लाइड फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस आर। मतलब ये कि जब वर्क डन हमारा नेगेटिव कब आएगा। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है तुम्हारा एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई होता है, यानी कि वो एंटी पैरेलल होता है, तब ये तुम्हारा नेगेटिव आता है। सो एंटी पैरेलल होना चाहिए। ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, cos 90 फिर आएगा, cos 90 आएगा। cos 90 तुम्हारा क्या होता है? 0 होता है, सो नहीं। पैरेलल टू ईच अदर cos 0 एफ एस आ जाएगा, मैक्सिमम होता है, तो एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी क्या था वैसे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई लेना देना नहीं उससे, इक्वल अनइक्वल कुछ भी चल जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही था हमारा फिजिक्स में, इतना ही था ना? हाँ, इतना ही था। अब बात करेंगे हम बायोलॉजी की। हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बायोलॉजी के आंसर्स देख लेते हैं जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन मतलब जो पार्ट बी था उसमें आए थे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले 51 जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहा था? उसमें पूछ रहा था गिर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज ड्यू टू, जो प्लांट की गिर्थ होती है। प्लांट की गिर्थ क्या होती है? साइड में से जो होता है गिर्थ, इसको गिर्थ बोलते हैं। इसका जो लिटरल साइड है, लेटरल एरिया है, जो है इंक्रीज होने लग जाता है, इसको गिर्थ बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से इंक्रीज होता है? कौन से मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज होता है? आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बनेगा सीधा बी, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। जो प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? दूसरा 52 क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सम जीन्स आर कॉल्ड, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम जीन्स आर कॉल्ड। सेम जीन्स बोला है, सेम जीन्स। सेम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम हो। जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपका क्या होता है, जो आपने पी आपने देखा ना, पाइसम सताइवम, उसके अंदर जो टॉलनेस के लिए आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो तरीके के थे ना। तो इसमें देखिए ये टी भी क्या कर रहा है? टॉलनेस को एक तरीके से डिटरमाइन कर रहा है, और ये स्मॉल टी भी टॉलनेस को डिटरमाइन कर रहा है। तो एक ही जीन की दो फॉर्म्स, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आपके एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। तो 51 का बन जाएगा बी, 52 का बन जाएगा सी। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज यूज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए इनमें से कौन सा वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो होता है आपके वेरियोला वायरस की वजह से। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए गाइस अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इतना फास्ट ये करवा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपको जो है टाइम वेस्ट ना हो, आपका जो टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ। बाकी आपको आंसर से मतलब होना चाहिए कि किसका आंसर क्या है, तो इसको आप देख लीजिए, अपने पेपर में मैच कर लीजिए कि आपने क्या करा था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो यहाँ पर हम चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। देखिए केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, इसका उल्टा होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स।
क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है? नहीं गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन भी ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाँ, ये बात सही है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और उसमें से ही हाइड्रोजन मिल जाता है। तो हेंस सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर 88 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वो क्या कह रहा है, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैविंग नेकेड सीड्स क्लासिफाइड। यहाँ से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने नेकेड सीड से ही आंसर निकाल लिया होगा। देखिए, जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो एवरग्रीन भी होते हैं और उनके पास नेकेड सीड्स भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा जिम्नोस्पर्म बन जाएगा। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो इसका आंसर हो ही नहीं सकते। और एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स नहीं होते। और यहाँ पर मोनोकोट और टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर जो ये मोनोकोट है ये भी एंजियोस्पर्म का ही टाइप है और टेरिडोफाइट तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाता है, बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाता है और ये जो है आपके जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है। देखिए, जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है एक, और एक फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है। दोनों में कॉमन क्या होता है, पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर जो बेसिक आपका पैकेजिंग का टिश्यू बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा नहीं होगा, स्क्लेरेनकाइमा नहीं होगा, वेसल्स नहीं होगा, इसका आंसर बन जाएगा पैरेन्काइमा। इसका एक रीज़न ये भी है कि पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमने ये क्वेश्चन तो देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इज इनकरेक्ट। देखिए, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन डी जो है वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया के पास 100 से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। हमारे इंडिया के पास ओनली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किससे ज़्यादा हीट होता है, मतलब कौन से रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है हमारा। आपको पता होना चाहिए हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से हीट होता है। सो इट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा। 102 का डी और 103 का ए जो है करेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए गाइस, हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 104 की तरफ। वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड्स। जब हम अर्थ के सरफेस अपवर्ड मूव करते हैं तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस है। इसका जो आंसर बन जाएगा वो आपको ऑप्शन बी बन जाएगा गाइस। क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या था आपका, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और देन थर्मोस्फेयर। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इनमें से कौन सा जो है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर नहीं है। गाइज, ये क्वेश्चन जितना मुझे पता है ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो यहाँ पर आपको ग्रेस मिलेगी अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा है। क्योंकि देखिए गाइज, यहाँ पर जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं उसमें पेरेंट मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है, टोपोग्राफी भी ज़रूरी होती है, क्लाइमेट भी ज़रूरी होती है, ह्यूमन हैबिटेशन भी होता है और इसके साथ साथ टाइम भी होता है। ह्यूमन हैबिटेशन जिन बच्चों ने करा है उनका ये ऑप्शन जो है देखिए ऐसा है कि यहाँ पर अगर इसको जो आपके एनडीए वाले सही मानते हैं तो तब तो इसका डी ऑप्शन बनेगा, तब तो, क्योंकि ये तीनों ज़्यादा हैं, जो ऊपर के 3 हैं ना ये ज़्यादा मैटर करते हैं, ऊपर के 3 हैं ये ज़्यादा मैटर करते हैं, लास्ट वाला थोड़ा कम मैटर करता है मैटर उतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फिर भी ये करता तो है ना। तो इसका जो ये आपको पूरा क्वेश्चन है ना इसमें आपको ग्रेस मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या मिलनी चाहिए, ग्रेस, मतलब +1 आपके मार्क्स मिलने चाहिए। कौन से क्वेश्चन में, 105 क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर तो कोई ऐसा है ही नहीं, एज सच इसका कोई करेक्ट आंसर है नहीं। तो आपको जो इसमें है ग्रेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनके लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो लिथोस्फीयर को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए ऑप्शन पढ़िए, अपर एंड लोअर मेंटल, नहीं ये नहीं होगा। क्रस्ट एंड कोर, ये भी नहीं होगा। क्रस्ट एंड अपर मेंटल, जी हाँ यही इसका सही आंसर है। आपके क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ आ गया। इसके बाद आता है आपका 111 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 111, कोर्निया इन ह्यूमन आई। जो कोर्निया होती है ह्यूमन आई में वो क्या होती है। इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जी नहीं ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नहीं होती। मस्कुलर डायाफ्राम, नहीं ये भी नहीं होता। कंटेन ब्लड वेसल, इसमें कहाँ से ब्लड वेसल्स आ गए। इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स, जी हाँ यही इसका सही आंसर है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है और यहाँ पर बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं।
तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 113, 114 और 115, ये 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा गाइस। आगे बढ़, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द स्टमक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक बफेलो, गोट एंड शीप। देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो आपके बफेलो हैं, गोट हैं और ये शीप हैं, ये रूमिनेंट एनिमल्स में आते हैं। कौन से एनिमल में, रूमिनेंट एनिमल में, रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, इनके पास कितने चैम्बर ऑफ स्टमक होता है, इनके पास 4 चैम्बर ऑफ स्टमक होता है। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। तो 113 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 7th क्लास में आता है ये टॉपिक। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन। इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से विटामिन का मेन सोर्स है। देखिए गाइज वैसे तो विटामिन के को प्रोड्यूस किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो विटामिन के है ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो है विटामिन सी भी नहीं बनेगा, विटामिन ई भी नहीं बनेगा, विटामिन ए भी नहीं बनेगा। इसका आंसर बन जाएगा सी, विटामिन B12, क्योंकि यही वो विटामिन है जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। तो चलिए गाइस अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। जो हमारे बायोलॉजी के सेक्शन का फाइनल क्वेश्चन है वो क्या है, वो 115 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एस्ट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एस्ट्रोजन, क्योंकि प्रोलैक्टिन यहाँ पर नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एस्ट्रोजन। और यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है और हमने आपको बहुत सारे जो हैं सारे के सारे आंसर्स करा दिए हैं, जितने भी आपके हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने जो है पूरी आंसर की को सॉल्व करा दिया है। आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये सारे कंटेंट चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त तो हम सिर्फ बोर्ड पर ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बाद में हम डिजिटली भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है और हमारे पास आपको जो है देने के लिए अपनी दुआएं हैं। हम आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए और आपका NDA में सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, घर पर रही, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें, ठीक।